नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। दिन भर की खास खबरों के साथ हाजिर हूं। इससे पहले कि आज की सुर्खियां शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों का सिलसिला। पीएम मोदी बोले, श्रम मंत्रालय वर्ष 2047 के लिए श्रमिकों के हित में अपना विजन तैयार करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसमें देश के सभी राज्यों तक केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों ने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण के लिए हमारे जो सपने हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उन्हें साकार करने में भारत की श्रम शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इसी सोच के साथ देश संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों श्रमिक साथियों के लिए निरंतर काम कर रहा है। पीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना जैसे अनेक प्रयासों ने श्रमिकों को एक तरह का सुरक्षा कवच दिया है। ऐसी योजनाओं की वजह से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के मन में भाव जगा है कि देश उनके श्रम का भी उतना ही सम्मान करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम देख रहे हैं कि ऐसे जरूरत के समय देश ने अपने श्रमिकों का साथ दिया, वैसे ही इस महामारी से उबरने में श्रमिकों ने भी पूरी शक्ति लगा दी है। उन्होंने कहा कि आज भारत फिर से दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था बना है, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे श्रमिकों को ही जाता है। एक वर्ष में ही इस पोर्टल से 400 अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले करीब 28 करोड़ श्रमिक जुड़ चुके हैं। देश के हर श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए किस तरह का काम हो रहा है, उसका एक उदाहरण है ई श्रम पोर्टल। पीएम मोदी ने कहा कि ये पोर्टल पिछले वर्ष शुरू किया गया था ताकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए आधार से जुड़ा नेशनल डेटाबेस बन सके। बीते 8 वर्षों में हमने देश में गुलामी के दौर के और गुलामी की मानसिकता वाले कानूनों को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि देश अब ऐसे लेबर कानूनों को बदल रहा है, रिफॉर्म कर रहा है, उन्हें सरल बना रहा है। इसी सोच से 29 लेबर कानूनों को 4 सरल लेबर कोड्स में बदला गया है। देश का श्रम मंत्रालय अमृत काल में वर्ष 2047 के लिए अपना विजन भी तैयार कर रहा है। उन्होंने भविष्य की जरूरत के लिए फ्लेक्सिबल वर्क प्लेसेस, वर्क फ्रॉम होम इकोसिस्टम और भविष्य की जरूरत के लिए फ्लेक्सी वर्क आवर्स की बात की। उन्होंने जैसी व्यवस्थाओं को महिला श्रम शक्ति की भागीदारी के लिए अवसर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस 15 अगस्त को लाल किले से मैंने देश की नारी शक्ति की संपूर्ण भागीदारी का आह्वान किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ वोट किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर एक प्रतिक्रियात्मक मतदान के दौरान रूस के खिलाफ बुधवार को पहली बार मतदान किया। संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को इस दौरान वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया था। रूस की सेना ने फरवरी में यूक्रेन पर हमला कर दिया था। इसके बाद से यूक्रेन के मामले पर भारत ने पहली बार रूस के खिलाफ मतदान किया है। अभी तक नई दिल्ली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन के मामले से बचता रहा है, जिससे अमेरिका समेत पश्चिम देश नाखुश है। यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक एवं अन्य प्रतिबंध भी लगाए हैं। भारत ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले की निंदा नहीं की है। नई दिल्ली ने रूस और यूक्रेन से कूटनीतिक एवं वार्ता के मार्ग पर लौटने की कई बार अपील भी की है और दोनों देशों के बीच संघर्ष समाप्त करने के सभी कूटनीतिक प्रयासों में सहयोग व्यक्त किया है। आपको बता दें कि भारत ने 2 साल के लिए यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बनाया गया है भारत को,
और उसका कार्यकाल दिसंबर में समाप्त होगा। सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन की स्वतंत्रता की 31वीं वर्षगांठ पर 6 महीने से जारी युद्ध की समीक्षा के लिए बुधवार को एक बैठक की थी। जैसे ही बैठक शुरू हुई, संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत वासिली ए नेर्ज़ोविया ने वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंस द्वारा बैठक में जेलेंस्की की भागीदारी के संबंध में एक प्रक्रियात्मक वोट कराने का अनुरोध किया। इसके बाद इसके पक्ष में 13 सदस्यों ने वोट किया, जबकि रूस ने इस निमंत्रण के खिलाफ मत दिया और चीन ने वोट नहीं किया। बिल्किस मामले में हुई रिहाई की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट। बिल्किस मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी की और पूरे मामले पर जवाब मांगा है। साथ ही दोषियों को पक्षकार बनाने के निर्देश भी दिए हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने सवाल किया कि 14 लोगों की हत्या और गर्भवती महिला से गैंगरेप के दोषियों को छोड़ दिया गया। हम चाहते हैं कि रिपोर्ट यहाँ मंगाई जाए और देखा जाए कि कमेटी ने कैसे रिहाई की सिफारिश की है। दोषियों के वकील ने इसका विरोध किया और कहा कि याचिकाकर्ता तीसरा पक्ष है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सभी दोषियों को पक्षकार बनाने के निर्देश दिए। साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट बिल्किस के 11 दोषियों की रिहाई का परीक्षण भी करेगा। इस बाबत गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। इस मामले को लेकर वामपंथी नेता सुभाषिनी अली और एक अन्य व्यक्ति ने कोर्ट में याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान जस्टिस अजय रस्तोगी ने कहा कि सवाल यह है कि गुजरात के नियमों के तहत दोषी छूट के हकदार हैं या नहीं। मैंने कहीं पढ़ा है कि लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन नहीं, हमने केवल गुजरात को कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए कहा था। गौरतलब है कि साल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस से सामूहिक बलात्कार किया गया था और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। बिल्किस के साथ गैंगरेप करने वाले 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। उनमें से एक मुकदमे के दौरान मर गए और 11 लोगों को जेल भेजा गया था। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव 1 महीने के लिए टला। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव अगले 1 महीने के लिए टाल दिया गया है। इस प्रकार की चर्चा राजनीतिक हलकों में जोरों पर है। पार्टी सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार इस पद के लिए राहुल गांधी के राजी न होने की वजह से फिलहाल ये फैसला किया गया है। अब इस पद के लिए 24 अक्टूबर तक चुनाव कराने की बात सामने आ रही है। बता दें कि इस चुनाव को लेकर 28 अगस्त को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। पार्टी के सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरपर्सन मधुसूदन मिस्त्री चुनाव का खाका पेश करेंगे, जिस पर सीडब्ल्यूसी मुहर लगाएगी। फिर तारीखों का ऐलान होगा। पहले सीडब्ल्यूसी ने चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के लिए 21 सितंबर की आखिरी तारीख दी थी, लेकिन कांग्रेस नेताओं के अनुसार इस प्रक्रिया में महीने भर का समय लग सकता है। 2019 लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद वायनाड सांसद राहुल गांधी ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर कई बार मनाने के बाद भी वो अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं हुए। ये भी कहा कि प्रियंका भी अध्यक्ष नहीं बनेगी। गांधी परिवार के बाहर का कोई सदस्य अध्यक्ष बने, लेकिन सोनिया गांधी के नाम पर सहमति बनी और 17 सालों तक पार्टी की जिम्मेदारी संभालने के बाद एक बार फिर जिम्मेदारी उनके कंधे पर आ गई। लेकिन बीते कई दिनों से उनकी तबीयत नासाज चल रही है। ऐसे में उन्होंने जिम्मेदारी निभाने में असमर्थता जताई है। वर्तमान में वो कार्यकारी अध्यक्ष का जिम्मा संभाल रही हैं। राहुल के अध्यक्ष पद संभालने को तैयार नहीं होने को लेकर कांग्रेस के कुछ नेताओं का कहना है कि वे नहीं चाहते हैं कि वे अध्यक्ष बने। इस सवाल के आते ही वे अनमने से हो जाते हैं, जबकि अन्य ने कहा कि वे और समय लेकर मंथन करना चाहते हैं। अगर वो पार्टी का जिम्मा संभालते हैं तो पार्टी नेता उनके नेतृत्व को किस प्रकार स्वीकार करेंगे और किस तरह आगे बढ़ेंगे, यह एक बड़ा सवाल उनके सामने है। फिलहाल बैठक के बाद अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, फिर नामांकन होगा। इसमें यह देखना है कि कौन कौन अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करते हैं, इसकी भी संभावना टटोली जा रही है। हालांकि सूत्रों की माने
तो वो नेता जो नामांकन कर सकते हैं, जिनके नाम पर पार्टी के अंदर सहमति बन सकती है, वो है राजस्थान के सीएम और पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत। उनका नाम पहले नंबर 1 पर चल रहा है, लेकिन अशोक गहलोत ने इस बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि वो अभी राजस्थान में मुख्यमंत्री पद संभाल रहे हैं और राजस्थान में ही वो सही हैं। इधर पेगासस पैनल की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश, जासूसी के सबूत नहीं मिले। पेगासस पैनल ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी एक रिपोर्ट में कहा है कि उसके द्वारा स्कैन किए गए 29 फोन में पेगासस स्पाईवेयर की मौजूदगी का कोई निर्णायक सबूत नहीं है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने गुरुवार को ओपन कोर्ट में समिति की रिपोर्ट पढ़ी। उन्होंने कहा कि समिति ने निगरानी पर कानूनों में संशोधन की सिफारिश की है। सीजेआई ने कहा कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पेगासस पैनल को 29 फोन सौंपे गए थे जिनमें पेगासस स्पाईवेयर नहीं मिला। रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 फोन में मैलवेयर हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि यह पेगासस है। पेगासस पैनल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि भारत सरकार ने जांच में कोई सहयोग नहीं किया है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी वाक युद्ध बहुत लंबे समय तक चला था। राहुल गांधी ने इस पर काफी हमला केंद्र सरकार पर बोला था। इसको लेकर आज पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सफाई दी है। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के सिर पर या शरीर पर कई चोट के निशान मिले हैं। उनकी मौत की गुत्थी उलझती जा रही है। एक अधिकारी के अनुसार सोनाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर कई चोटों के निशान पाए गए हैं। इस मामले में गोवा पुलिस ने हत्या की एफआईआर दर्ज की है। सोनाली के परिवार की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि 42 वर्षीय फोगाट की मौत से जुड़े मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 को जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि मामले में सुधीर सांगवान और सुखविंदर वासी को आरोपी बनाया गया है। सोनाली फोगाट 22 अगस्त को जब गोवा पहुंची थी तो सांगवान और वासी उनके साथ थे। हरियाणा के हिसार की रहने वाली सोनाली फोगाट को संदिग्ध रूप से दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें मंगलवार की सुबह नॉर्थ गोवा जिले के अंजुना में सेंट एंथनी अस्पताल में लाया गया। अस्पताल में उन्हें मृत अवस्था में लाया गया घोषित कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया था। अस्पताल ने पोस्टमार्टम करने के लिए पहले ही 2 फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक समिति बनाई थी। फोगाट के भाई ढाका ने गोवा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बहन के 2 साथियों ने उनकी हत्या की है। सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने बुधवार को दावा किया था कि उसकी बहन के 2 साथियों ने उसकी हत्या की है। रिंकू ने कहा था कि परिवार पोस्टमार्टम की अनुमति तभी देगा जब गोवा पुलिस दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करेगी। रिंकू ने दावा किया कि उसकी बहन की मौत के बाद उनके हरियाणा स्थित फार्म हाउस से सीसीटीवी कैमरा, लैपटॉप और अन्य महत्वपूर्ण सामान गायब हो गए हैं। उन्होंने पुलिस शिकायत में यह भी कहा है कि 3 साल पहले फोगाट के एक सहयोगी ने उसके खाने में कुछ मिलाकर उसका यौन शोषण किया था और बाद में उसे ब्लैकमेल भी किया था। सोनाली के एक अन्य रिश्तेदार मोहिंदर फोगाट ने कहा है कि परिवार ने इस शर्त पर पोस्टमार्टम की अनुमति दी है कि पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाए। उल्लेखनीय है कि फोगाट पिछली बार विधानसभा में हरियाणा में विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ी थी और कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ वो मैदान में थी। भाजपा ने यूपी और त्रिपुरा का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया, जबकि हिमाचल के चुनाव प्रभारी की भी घोषणा कर दी। बीजेपी नेतृत्व की ओर से पार्टी में बदलाव का दौर जारी है। इसी क्रम में योगी सरकार के मंत्री भूपेंद्र चौधरी को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। उनकी पहचान जाट नेता के रूप में होती है और उनकी जाट बिरादरी और पश्चिमी यूपी में मजबूत पकड़ है। वहीं राजीव भट्टाचार्य को त्रिपुरा बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह को हिमाचल प्रदेश का चुनावी प्रभारी बनाया गया। भूपेंद्र पश्चिमी यूपी से आते हैं। उनकी नियुक्ति 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जाट वोटों को मजबूत करने के लिए की गई है। उन्होंने दक्षिण यूपी से ओबीसी नेता स्वतंत्र देव सिंह की जगह ली है। वह योगी आदित्यनाथ की मंत्रिपरिषद में पंचायती राज मंत्री हैं। मुख्यमंत्री योगी पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं। ऐसे में बीजेपी ने चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर क्षेत्रीय संतुलन भी साधने की कोशिश की है। चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और वह विधान परिषद के सदस्य हैं।
इधर पार्टी ने त्रिपुरा भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य को नियुक्त किया है, जबकि हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी की कमान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह को, जबकि सह प्रभारी की भूमिका देवेंद्र सिंह राणा को सौंपी है। भाजपा ने बिहार विधानसभा में विजय कुमार सिन्हा को बनाया विपक्ष का नेता। बिहार में बीते कुछ दिनों में कई बड़े सियासी उलटफेर देखने को मिले हैं। जदयू ने भाजपा से नाता तोड़कर राजद से हाथ मिला लिया। इस बीच बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सत्तारूढ़ महागठबंधन द्वारा उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर नाराजगी जताने के बाद बुधवार को ही सदन में इस्तीफा देने की घोषणा की थी। वहीं विजय कुमार सिन्हा को भाजपा ने विपक्ष के नेता के रूप में मनोनीत कर दिया है। साथ ही विधान परिषद में सम्राट चौधरी विपक्ष के नेता होंगे। ये भी भाजपा के वरिष्ठ नेता जाने जाते हैं। ये घोषणा बिहार भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने पटना में की। विजय कुमार सिन्हा बिहार के लखीसराय से भाजपा के विधायक हैं। उन्होंने यह जानकारी स्वयं ट्विटर के माध्यम से साझा की है और अपनी नियुक्ति के लिए भाजपा नेतृत्व का आभार जताया है। महागठबंधन सरकार के शक्ति परीक्षण के लिए बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र के शुरू होते ही बुधवार को विजय कुमार सिन्हा ने अविश्वास प्रस्ताव पर अपना जवाब देने के बाद अपराह्न 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी थी। इससे पहले उन्होंने विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी के बजाय सदन की आगे की कार्रवाई वरिष्ठ सदस्य नरेंद्र नारायण यादव द्वारा संचालित किए जाने की घोषणा करते हुए कहा था कि बहुमत का सम्मान करते हुए मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। इस मामले को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्यपाल रमेश बैस को पत्र भेजा है। खबर है कि चुनाव आयोग ने ये सिफारिश सीएम सोरेन के एक खनन लीज अपने नाम करवाने के मामले में की है। वहीं राज्यपाल रमेश बैस अभी दिल्ली में थे और वो दोपहर 12 बजे रांची के लिए निकले। उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने के मामले में अंतिम फैसला राज्यपाल का होता है। दरअसल सीएम सोरेन पर लाभ के पद पर होने के आरोप लगे थे। बीजेपी ने सोरेन की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। इस मामले में 18 अगस्त को सुनवाई पूरी हो गई थी। अब चुनाव आयोग ने अपनी राय राज्यपाल को भेजी है। इस मामले में फंसे सोरेन आरटीआई एक्टिविस्ट शिव शर्मा ने 2 पीआईएल दायर की थी। सीबीआई और ईडी से माइनिंग घोटाले की जांच कराने की मांग की थी। मामला सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े खनन लीज और सेल कंपनियों में उनके और उनके करीबियों की हिस्सेदारी से जुड़ा है। आरोप है कि सीएम हेमंत ने अपने पद का दुरुपयोग कर स्टोन क्यूएसी माइंस अपने नाम आवंटित करवा ली। सोरेन परिवार पर सेल कंपनी में इन्वेस्ट कर अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने भी सुनवाई की। दोनों ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 9A के तहत लाभ का पद से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर सुनवाई की थी। अब ये सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इधर दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन बोगस का खेल चल रहा है। आप विधायक ऑपरेशन लोटस की विफलता के लिए गांधी की शरण में आज पहुंच गए। आम आदमी पार्टी ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि उसके दिल्ली के 40 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने निशाना बनाया है और उन्हें पाला बदलने के लिए 20-20 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है, जबकि सभी 62 विधायक पार्टी के साथ हैं। आपके मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के घर पर बुलाई गई बैठक में आज 53 विधायकों ने शिरकत की, जिनमें केजरीवाल भी शामिल हैं। वहीं 7 विधायक दिल्ली से बाहर हैं, जबकि मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में हैं। उन्होंने कहा कि ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान फोन के लिए बैठक में शामिल हुए।
फोन के जरिए बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद भाजपा के ऑपरेशन लोटस की विफलता की प्रार्थना के लिए केजरीवाल के नेतृत्व में आप विधायक महात्मा गांधी की समाधि दिल्ली स्थित राजघाट पहुंचे। बैठक से पहले सूत्रों ने दावा किया था कि 12 विधायकों से कुछ दिनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि वे विधायक केजरीवाल के आवास पर बुलाई गई बैठक में हिस्सा लेंगे। भारद्वाज ने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी को इस बात की जांच करनी चाहिए कि आपके विधायकों को तोड़ने के लिए भाजपा के पास आखिर 800 करोड़ रुपए कहां से आए। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भाजपा ने पाला बदलने के लिए 12 विधायकों से संपर्क किया है। विधायकों ने कहा है कि वे आपके साथ हैं। भाजपा 40 विधायकों को निशाना बना रही है और पाला बदलने के लिए 20-20 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है। भाजपा विधायकों ने आपके विधायकों को तोड़ने के आरोपों को खारिज किया और इसे केजरीवाल नीति पार्टी का लोगों की सहानुभूति हासिल करने का हथकंडा करार दिया है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आप लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दिल्ली की आबकारी नीति पर केजरीवाल की चुप्पी पर भी सवाल उठाया है। इसको लेकर आज पार्टी के वरिष्ठ सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई सवाल दागे। पीएम की सुरक्षा चूक के लिए एसएसपी फिरोजपुर को जिम्मेदार ठहराया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में पंजाब में हुई गंभीर चूक के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त कमेटी ने फिरोजपुर के तत्कालीन एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस को जिम्मेदार बताया है। कमेटी ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा का मार्ग बदले जाने की सूचना काफी पहले मिलने के बावजूद एसएसपी अपना दायित्व निभा नहीं पाए। सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट में पीएम की सुरक्षा को लेकर भी कुछ सिफारिशें की गई हैं। 5 जनवरी को पंजाब में सड़क मार्ग से बठिंडा से फिरोजपुर जा रहे प्रधानमंत्री के काफिले को 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर पर रुकना पड़ा था। इसकी वजह यह थी कि फ्लाईओवर के आगे अचानक बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे। इसे सुरक्षा में गंभीर चूक की तरह देखा गया क्योंकि राज्य के डीजीपी की सहमति के बाद ही प्रधानमंत्री का रास्ता निर्धारित किया जाता है। मामले को लेकर लायर्स वॉइस नाम की संस्था सुप्रीम कोर्ट पहुंची और निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी। मामले की जांच के लिए 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा को दी गई थी। कमेटी में केंद्र और राज्य सरकार के भी अधिकारियों को रखा गया था। चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली की बेंच ने कहा था कि यह कमेटी सुरक्षा में हुई चूक के सभी पहलुओं की पड़ताल करने के अलावा भविष्य में ऐसी घटनाओं के दोहराव से बचने के उपाय भी सुझाएगी। अब जिस आईपीएस अधिकारी को इसके लिए जिम्मेदार माना गया है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा। तो ये थी आज दिन भर की खास खबरें। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए द पब्लिक वर्ल्ड के साथ और हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें। इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। दिन भर की खास खबरों के साथ हम आपके पास हाजिर होते हैं। हमारे लिए आपका सहयोग और समर्थन बेहद जरूरी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।